हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कूलम्स लॉ हमने स्टडी कर लिया। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हमने डिस्कशन करी। तो बस आज हम उनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल आज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इसके बाद सिर्फ एक दो टॉपिक रह जाते हैं, जिसमें एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रह गया है और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात करनी है। और उसके बाद पहला चैप्टर आपका पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि मेरे को तो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स भी करवाने हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने जो करना है वो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्ज्ड आयन टू पॉजिटिव चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। मतलब देखिए, सबसे पहले तो आप समझे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो फोर्स इनके बीच में एक्ट कर रही है वो फोर्स जो है आपकी F, वो हमें दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। उसके बाद जो इनके बीच की सेपरेशन है, मतलब हमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है बिटवीन द टू चार्जेस, हम उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दिया हुआ है दैट इज 5 एंगस्ट्रॉम। जब हम एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। देखिए, इलेक्ट्रॉन मिसिंग की बात हम बाद में करेंगे, पहले तो उसका चार्ज तो निकाल ले हम। तो सबसे पहले बात, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर हमारे पास होता है। अब इसने बोल दिया है कि दो इक्वल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, हमारे दो एक जैसे आयन है। तो मतलब ये हो गया कि हमारा जो Q1 है वो Q2 के बराबर होगा, और अब मैं उसको Q मान लेता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि F इज इक्वल टू, अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। Q1 Q2 की जगह पे Q स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास R स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि Q स्क्वायर हो गया आपका F इंटू R स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। F की वैल्यू 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9, और साथ में आ जाएगा R स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -20 लिया जाएगा, क्योंकि जब हम 10 की पावर -10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 मेरे -10 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय मैं करूंगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के साथ। तो Q स्क्वायर जो है सॉल्व करने के बाद 10.28 इंटू 10 टू द पावर -38 आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद। अब जब आप इसका अंडर द रूट लेंगे तो आपका आंसर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आपको मिल जाएगा। तो ये तो चार्ज हो गया आयन के ऊपर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग क्या होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया हुआ है कि Q हमारा n इंटू ई होता है। तो n फाइंड करने के लिए चार्ज को E के वैल्यू से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 होता है कूलम। सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। मतलब ये चार्ज बनाने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की मिसिंग है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। ठीक है, बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। बेसिकली सेकंड न्यूमेरिकल है आपका। ये कहता है कि अ पिथ बॉल A of 8 gram carrying a positive charge of 5 into 10 की power -8 coulomb. What must be the nature and the magnitude of charge that should be given to the second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? पहले तो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, कह रहा है कि मेरे पास एक पिथ बॉल है, ठीक है, उस वो है हमारा A है। इसका जो मास है A का वो मेरे को दिया हुआ है 8 ग्राम का, ठीक है। एंड इसी के नीचे एक बॉल रखा गया है। अच्छा, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि नीचे एक बॉल रखी जाएगी, सेम बॉल है मान लो, लेकिन बी है। अब कहते हैं कि पहले तो इस पर कौन सा चार्ज रखूं, मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव, ये आपने मुझे बताना है। और साथ ही साथ उस चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो मुझे आपने कैलकुलेट करके बताना है, ताकि ये हवा में स्टेशनरी रहे। तो पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये नहीं है, सपोज अगर ये बी वाला नहीं है, तो देखें ये जो बॉल है ये अपने भार की वजह से, मतलब अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगा। वेट जो है वो आ रहा एम ए इंटू जी होता है।
ये फैक्ट है कि अगर मेरे पास कोई भी बॉल है, मैं हवा में छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर आप चाहते हो कि ये स्टेशनरी हो, तो इसका मतलब है कि बी वाला जो है इस ए वाले पे कोई ना कोई ऐसी फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी और जिसकी फोर्स की वैल्यू इस एम ए जी के बराबर होगी। अगर ये होगा तो ये स्टेशनरी हवा में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये इस पे मतलब फोर्स ऐसे लगाए कि ये ऊपर की तरफ फोर्स लगे, तो मतलब ये इसको रिपेल करना चाहिए, तो इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज होना बहुत ही जरूरी है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई पूछता है कि बेटा कि इसमें क्या चार्ज होगा, चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। पहली बात तो क्यों होगा, क्योंकि स्टेशनरी होने के लिए दोनों फोर्सेस का बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। बी वाला ए को रिपेल करेगा, उसके वेट से बैलेंस होगा, तभी जाकर ये आपका आंसर आएगा। सो ऑटोमेटिकली अगर मैं सोल्यूशन के बारे में बात करता हूं, चार्ज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। देखिए सिंपल सी बात है कि जो फोर्स है वो आपका एम ए जी के बराबर होना चाहिए। फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ ए चार्ज ऑफ बी डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे एक बार पिछला चेक भी करना था, मैंने उसका स्क्वायर लिया था मैंने, हाँ स्क्वायर लिया हुआ, मैं वही कहूँ, मैं स्क्वायर एकदम से दिमाग में आया मेरे। ओके, सो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर लेंगे। ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू मास एम ए, रुक जाओ मैं लिख देता हूं पहले यार, एम ए इंटू जी, ठीक है। अब देखिए मैं सारी वैल्यूज पुट करने लगा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात ये कि मुझे चार्ज ऑन ए पता है, चार्ज ऑन ए इसने ऑलरेडी मेरे को दिया है, देखिए ये दी हुई वैल्यू आपकी। चार्ज ऑन ए कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम दिया हुआ है, तो मैं यहां डाल दूंगा 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। अच्छा, क्यू बी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। डिवाइडेड में आपका आ जाएगा ये 25 इंटू 10 टू द पावर -4 आ गया। एम जी में जो एम ए है आपका मास 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम मतलब 8 इंटू 10 की पावर -3 आपके पास आएगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और जी आपका 9.8 लेना पड़ेगा। द रीजन इज दैट बिकॉज आपके पास यहाँ पे कोई जी की वैल्यू नहीं दी हुई है, अगर नहीं दी है तो 9.8 हमें कंसिडर करना पड़ता है। सो अगर तो आप सीबीएसई के बंदे हो जो कि मुझे पता हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि इसको पूरी तरह कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आईएससी के बंदे हो तो बस फिर आपके पास कैलकुलेटर है, इस्तेमाल करो और आपका जो क्यू बी है वो आपको मिल जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 4.36 10 टू द पावर -7 कूलम आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और 100% है कि रिपल्शन आपकी होनी चाहिए, तो इस चार्ज का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चार्ज आपका पॉजिटिव है, उसका मैग्नीट्यूड ये रहा, आपका रिपल्शन होना चाहिए, तभी ये सब कुछ ऐसा होगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब आपको एक अच्छे से प्यारे से और न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूं। कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज q2। देखिए क्या रहा है कि मेरे पास एक यहां पर है q2, इसके अराउंड ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर एक मेरा चार्ज है जिसकी वैल्यू है -q1, ठीक है। इसका मास m है, ठीक है, and moving around a charge q2 along a circular path of radius r। prove that कहता है the period of revolution of the charge -q1 and q2 is this one। बेटा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब होता है, सच बताऊं तो, कि टाइम पीरियड टेकन बाय चार्ज q1 टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूं कि अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप इसको कर सकते हो। डिस्टेंस तो 2πr का है, ठीक है। r क्या है, इसका रेडियस है, तो r हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपका डिस्टेंस बनेगा ना, और स्पीड v है। अब सिर्फ पंगा रह गया कि मेरे पास v नहीं दिया हुआ। अगर मुझे v पता लग गया तो मैं ये टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लूंगा, और जो कि बहुत सिंपल है।
अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अटेन करने के लिए इनके पहली बात तो ये समझो कि इन दोनों के बीच में लग रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कूलम्स लॉ है। वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो कूलम्स फोर्स है आपकी, वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपकी हो रही है। तो मतलब मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था कि आपकी जो कूलम फोर्स है वो बराबर होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एक आर कैंसल, तो वी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर एम आर एंड v आपका आ गया अंडर द रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 Q2 अपॉन एम आर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पे मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, अलग कलर यूज करता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए तो t मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है 2 पाई r का, अपॉन v है, v में अंडर द रूट में क्या डालूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर एम आर। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 पाई r, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ, ध्यान से देखना नीचे वाला फैक्टर ऊपर जाएगा, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। डन। अब जब ये 2 पाई r अंडर रूट के अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं बाकी की चीजें आपके लिए हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए जब ये 2 पाई r अंदर जाएगा तो दैट विल बी t इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, ध्यान से देखना प्लीज, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई का पाई स्क्वायर और r का r स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर अपॉन Q1 Q2, तो ऑलरेडी हमारा अंडर रूट के अंदर ही है। सो फाइनली 4 4 16 हो गया, पाई स्क्वायर इंटू पाई, पाई क्यूब हो गया, अब एप्सिलॉन नॉट एक बचा हुआ है, एम एक बचा हुआ है, आर स्क्वायर इंटू आर आपका आर क्यूब हो गया और नीचे आपका आ जाएगा Q1 एंड Q2, इन सारे का अंडर द रूट, और आप चेक कर सकते हो यही हमारा आंसर आया है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। सिंपल बहुत है, बट इसके कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो अच्छी तरह एक बार समझ लेते हो तो फिर जब मैं कॉम्पिटिटिव वाली वीडियोस बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसका। आगे बढ़े। देखिए अब हम बात करेंगे इस न्यूमेरिकल की। देखिए ए पार्ट कहता है कि दो इंसुलेटिंग चार्ज कॉपर सफियर है ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज। ओके, पहली बात तो देखो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, मतलब सब पे चार्ज एक जैसा है, 6.5 10⁻⁻7 कूलम, पहले तो ये दिया हुआ है। डिस्टेंस की बात करें तो 50 सेंटीमीटर है, जिसको मैं लिखूंगा 50 इंटू 10⁻²2 मीटर, मीटर हमारे पास आएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर ही देता हूं, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मीटर आ गया। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इफ द चार्ज, अच्छा फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स क्या होती है बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻9 आपका ये रहेगा, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर आपके पास रहेगा। नीचे डिस्टेंस है 50, तो 50 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर यहाँ रहेगा। आपने बस इसको सॉल्व करना है, 1.5 10⁻2 न्यूटन सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपने इस वाले पार्ट में करना था। अच्छा, अब वो ये कह रहा है आपका कि बी पार्ट की बात में कह रहा है कि बी पार्ट का पहला पार्ट है, मतलब वो ये कहता है कि अगर आपका ईच स्फीयर का जो चार्ज है वो डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो बताइए कि इसमें क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी आपकी। देखिए सबसे पहली बात है कि आपका Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा और R डैश आपका R/2 है। सो F डैश जो कि नया वाला होगा दैट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2Q इंटू 2Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। सो 2 2 4 तो ये बाहर है ही है, प्लस नीचे वाला जो 4 है ऊपर जाएगा, वो भी आएगा ऊपर। तो अंदर बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, ऊपर 16 है, तो मतलब मुझे क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन यहाँ पे करना है। तो 0.24 न्यूटन आपका सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आपका ये एक न्यूमेरिकल पार्ट है। अच्छा, सेकंड बात कहता है कि अगर दो स्फीयर आर प्लेस्ड इन वाटर, अब कंडीशन सेकंड डाल दी है ना, ये मेरा पहला पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है कि अब मैंने उसको पानी में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो अब बताइए फोर्स क्या होगी। तो हमें पता है यार कि मीडियम के अंदर एयर में जो हम फाइंड करते हैं उसका डिवाइड बाय के करना होता है। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 है जब वो हवा में है, डिवाइड बाय के मतलब उसका 80 कर दूंगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर वैसे तो 1.875 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन आपको मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1.9 10⁻⁻4 न्यूटन इसका आंसर है। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल जो था वो सॉल्व करना था। अब ये वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली पिछले वाले न्यूमेरिकल के साथ लिंक्ड है। कहता है कि सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव द आइडेंटिकल साइज एंड द थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट uncharged is brought in contact with the first and then brought in contact with the second and finally removed from the both. So what is the new force of repulsion between A and B? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास ये है A और ये मान लेते हैं कि B है, ये है मेरा C। तो जब आप ये क्या है, C अनचार्ज्ड है, इन दोनों पे चार्ज क्या है Q, और वो Q की वैल्यू क्या है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है, 6.5 10⁻⁻7 आपके पास है। तो नॉर्मल केस के अंदर जब फोर्स है वो 1.5 10⁻⁻2 न्यूटन आपको मिलती है। अब आगे देखते हैं। अब देखो इस कंडीशन के अंदर वो कहते हैं कि सी पे कोई चार्ज नहीं है, तो पहले वो ए से कांटेक्ट में आता है। अच्छा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा कॉमन चार्ज आप भी जानते हो, दैट विल बी क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन सी डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये कि Q प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा Q/2। तो मतलब अब इस पे चार्ज हो गया Q/2 और C वाले पे अब जो चार्ज है वो है Q/2 का। नेक्स्ट केस में जो C वाला है वो B से टच करता है। अब C वाला जब B से टच करेगा तो उस टाइम जो चार्ज होगा मेरा C पे या B पे, सो दैट विल बी अगेन Q डैश विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन B प्लस चार्ज ऑन C डिवाइड बाय 2। तो चार्ज ऑन B Q है, चार्ज ऑन C है Q/2, उन सब का डिवाइड बाय 2, ये जाएगा 3Q/2 डिवाइड बाय 2, मतलब 3Q/4 हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो ये है हमारा 3Q/4। अब देखो डिस्टेंस वही है, सब कुछ वही है, तो बस अब इन दोनों के बीच में मुझे फोर्स पता करनी है। सो एफ न्यू जो होगा, सो दैट विल बी के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q1 Q2। सो Q1 है ये और Q2 है 3Q/4, डिस्टेंस वही है R आपका। सो आ गया 3/8 है ना, 3/8 के Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सो दिस इज R स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं पिछले न्यूमेरिकल में, जो कि 1.5 10⁻⁻2 न्यूटन है। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर दैट इज 1.5 -2, ठीक है। 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। एक बार फिर चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो यही है, ठीक है ना। बस आपने क्या करना था, इसको अब प्रॉपरली हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, और उसका आंसर है दैट इज सॉल्व करके यहाँ लिख देता हूँ 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है ये सारी, और आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुलम्स लॉ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।